नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 F11 के यूनिट 4 से। यूनिट 4 में हम बात कर रहे थे आपके कला अनुभव का शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है जो इसी सेक्शन में अपलोड किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सीखने की योजना और कला समेकित शिक्षा, प्रमुख बिंदु एवं चुनौतियाँ, यानी कि लर्निंग प्लान एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की पॉइंट एंड चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के बारे में एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कला समेकित शिक्षा का जो है मेन की पॉइंट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, यानी कि प्रमुख बिंदु एवं चुनौतियों के बारे में, चैलेंजेस के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लर्निंग प्लान एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की पॉइंट्स एंड चैलेंजेस, उसके बाद जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं कि हमको यूनिट 4 में जो है जो टॉपिक दिया गया है इसके अंतर्गत हमें क्या जानना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूनिट 4 से आपको परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न इससे आते हैं। इसमें आपको कला अनुभव शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग या सीखने की योजना, कला समेकित शिक्षा से आपको प्रश्न रहते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं। कला सौंदर्य बोध के साथ जो है विभिन्न अनुभवों की अभिव्यक्ति का सार्थक माध्यम है। आप बोल सकते हैं कला क्या है? सौंदर्य के साथ साथ विभिन्न अनुभवों की अभिव्यक्ति का एक सार्थक माध्यम है। जब भी आप इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको कला के बारे में बात करना है। कला क्या है? कला के बारे में मैंने कई सारी परिभाषाएं आपको पहले ही बता रखी है, आप लोगों ने लिखी भी होगी, आप सभी को याद भी होगा। तो एक और परिभाषा है जिसे आप लोग नोट आउट कर लेंगे और वह है कला क्या है? कला सौंदर्य बोध के साथ साथ विभिन्न अनुभवों की अभिव्यक्ति का सार्थक माध्यम है। कला न केवल हमारे जीवन में विभिन्न रंग भरती है बल्कि जीवन को सरल एवं भावपूर्ण भी बनाती है। जैसे मैंने कहा है, जब हम टॉपिक लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि कला के ऊपर मेरी बात हो रही है, तो पहले हम कला को परिभाषित करेंगे। कला को परिभाषित करने के बाद बाकी जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर आना है। तो आप लिख सकते हैं कि कला क्या है? कला न हमारे जीवन में एक विभिन्न रंग भरती है बल्कि जीवन को सरल एवं भावपूर्ण भी बनाती है। वस्तुतः कला क्या है? समझ और अभिव्यक्ति को एक बेहतर दिशा प्रदान करती है। कला की इन्हीं क्रियाओं को अगर हम वर्ग कक्ष में प्रयोग करें, यानी कि क्लासरूम में हम प्रयोग करें, कला का प्रयोग यदि हम जब क्लास रूम में करते हैं, कक्षा कक्ष में करते हैं, तो हम पाते हैं कि छात्रों को कुछ भी सिखाना आसान एवं सहज हो जाता है। आसान एवं सहज क्यों होता है? तो कला खुद ही इतनी सरल है, इतनी भावपूर्ण है, इसमें आदमी की सारी समझ और अभिव्यक्ति को एक बेहतर दिशा प्रदान करती है, एक बेहतर प्रमाण मिलता है। यदि इसको हम अपने क्लासरूम में प्रयोग करें, कक्षा कक्ष में प्रयोग करें, तो हम पाते हैं कि छात्रों को कुछ भी सिखाना आसान एवं सहज हो जाता है। बच्चों के जो अनुभव होते हैं, बच्चों के अनुभव सीखने के विभिन्न पक्षों तथा कला के विभिन्न आयामों को अगर एक साथ समेकित करते हुए वर्ग कक्ष की, यानी कि कक्षा कक्ष की, क्लासरूम की प्रक्रियाओं का संचालन हो तो बच्चों का सीखना सहज, सरल और रोचक हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि हम कला को जब ऐड करते हैं अपने विषय में, तो क्या होता है? जो सीखने की योजना हमारी जो लर्निंग प्लान है वो क्या होता है? आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि कला के माध्यम से सब चीज़ें आसान हो जाती है। प्रत्येक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, बच्चे को इसमें मन लगता है और
हर कार्य जो है बेहतर तरीके से बच्चे के द्वारा संचालित हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम क्लासरूम में यानी कि कक्षा कक्ष में जब हम कला का प्रयोग करते हैं, कला शिक्षा का प्रयोग करते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का प्रयोग करते हैं, जो हमारा लर्निंग प्लान है, जो हमारी सिखाने की योजना है और सीखने का जो योजना है, वो दोनों क्या होता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है जब हम क्लास में कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में जो सीखने की जो योजना है, जो हमारे लर्न करने की योजना है, यानी हमारा लर्निंग प्लान है, जो सीखने की योजना है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीखने की योजना हमारी तमाम तैयारियों का ब्यौरा होती है। जब भी कुछ हम सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो क्या पूरे तैयारी करनी पड़ती है, पूरी तैयारी का ब्यौरा होता है, जिनके माध्यम से कक्षा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में या वर्ग कक्ष की प्रक्रियाओं को संचालित करना होता है। जैसे कि अभी ये क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, इसके पहले क्या किए थे, मेरी पूरी तैयारी हुई थी, पूरा मेरा एक लर्निंग प्लान बना था, यानी कि कौन सा विषय पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बोर्ड वर्क क्या करना है, किन किन चीज़ों का एग्जाम्पल देना है, उदाहरण है, सब चीज़ें कि आपको पहले एक प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। यदि तैयारी करके आप क्लास में जाते हैं तो सब चीज़ें आसान हो जाती है। ये कहा जाता है कि एक सशक्त सीखने की योजना पर्याप्त लचीली होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट होनी चाहिए। जो आपकी योजना कैसे होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट रूप में होनी चाहिए, यानी कि लचीली होनी चाहिए। वो सीखने की योजना इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम स्थानीय संसाधनों का किस सीमा तक प्रयोग करते हैं। सीखने की योजना में कला संबंधी अनुभव और संसाधनों का समावेश शिक्षार्थियों के सीखने की गति को एक नया आयाम देता है। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, वह है संसाधनों का समावेश और स्थानीय संसाधन। स्थानीय संसाधन का अर्थ क्या हुआ, जो भी सामग्री है, जो भी वस्तु है हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाए, उन सब का प्रयोग हम करते हैं बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। तो वैसा चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एक सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो बेहद आसान हो जाएगी। इस कार्य हेतु हम कला समेकित अधिगम संबंधित सीखने की योजना जो है एक सार्थक प्रयास होता है, एक सार्थक कदम होता है। परंतु यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम शिक्षार्थियों के कला अनुभव तथा परिवेश में कला संबंधित तथ्यों को कितना स्थान देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, जो भी सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम कला का कितना प्रयोग कर रहे हैं, कला का कितना सार्थक योगदान लगा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि हम जब कला को ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्रिएटिव यूज ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, जब हम आर्ट एक्सपीरियंस का, कला अनुभव का एजुकेशन में प्रयोग करते हैं तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके की पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु और चैलेंजेस के बारे में, यानी कि समस्याओं के बारे में। क्योंकि हो सकता है कि जब हम इतनी चीज़ें शामिल करें क्लासरूम में, सब चीज़ें बताएं, तो हमारे सामने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हमें जानना है। जैसा कि हमने यहाँ बताया, जब हम कला अनुभव का प्रयोग करेंगे, आर्ट एक्सपीरियंस का प्रयोग करेंगे, तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी कला संबंधित तत्व हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड से संबंधित जो भी एलिमेंट्स हैं, उसका हमें विशेष उसमें ध्यान देना है। चलिए अब आगे आप हेडिंग दीजिएगा, आगे लिख रहे हैं आपको, कला समेकित शिक्षा की योजना में निम्न चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि आपको हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ चरण हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। यदि इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं रख सकते हैं तो जो हमारा उद्देश्य है, शायद उद्देश्य वो सार्थक सिद्ध नहीं हो। सार्थक सिद्ध कब होगा, जब हम कुछ निम्न चरण है, कुछ यहाँ पर पॉइंट है, की पॉइंट्स है, जिसको आपको नोट आउट करना है और इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे, कला समेकित शिक्षा की योजना में निम्न चरणों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पहला पॉइंट है
सामान्य जानकारियों को दर्ज करना है। यानी कि हम शुरुआत आपके क्लासरूम में एंट्री के साथ ही कर रहे हैं, क्लासरूम में प्रवेश के साथ ही कर रहे हैं। जैसे क्लासरूम में आप प्रवेश करते हैं, आप व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ाने जाते हैं तो कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं, उस जानकारियों को आप क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। जैसे यदि आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, कक्षा का नाम लिखा है ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा है, कक्षा का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आप ऊपर कक्षा का नाम लिखेंगे, यानी कि आपका कक्षा क्या है, डीएलएड प्रथम वर्ष, डीएलएड फर्स्ट ईयर है। दूसरा क्या है, विषय, विषय हमारा क्या है, विषय हमारा F11 है, F11 है। और क्या है, यूनिट 4, यानी कि आप बोर्ड को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो क्लास चल रहा है ये आपका क्लास है डीएलएड प्रथम वर्ष है, पेपर कोड F11 है, F11 है, F11 के हम यूनिट 4 की बात कर रहे हैं। और दूसरा इसमें क्या ले सकते हैं, अपना विषय ले सकते हैं, शीर्षक लिख सकते हैं कि आप किस विषय पर क्लास करेंगे। कि मेरा आज का विषय मैंने बताया था क्रिएटिव यूज ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन है, यानी कि यह हमारा शीर्षक है। इस शीर्षक पर हम बात किए थे पिछले वीडियो में, और इसी के अंतर्गत हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं लर्निंग प्लान एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की पॉइंट्स एंड चैलेंजेस। तो ये हमारा जो है आज का विशेष टॉपिक है। ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, क्रिएटिव यूज ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन के अंतर्गत है। तो ये कुछ की पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ है जो भी आपके बोर्ड पर दर्ज होनी चाहिए। यानी कि जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पहला आपका होना चाहिए कि जो भी जानकारियाँ मैंने आपको बताया, जैसे कक्षा का नाम, विषय का नाम, आपके शीर्षक का नाम, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब जानकारियाँ जो है आप दर्ज कर सकते हैं। एक और जानकारियाँ है, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, और वो है बच्चों की संख्या। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन देयर क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं, उन उपस्थित बच्चों की संख्या भी आप बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो ये पहला है। आप दूसरे में लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में पूर्व अनुभव या ज्ञान। पूर्व अनुभव या ज्ञान का अर्थ होता है कि हम सबसे पहले यह पड़ताल कर लेंगे कि यह जांच लेंगे कि शिक्षक या शिक्षिका ने चयनित विषय की चयनित अवधारणा में पहले कला शिक्षा का उपयोग किया है या नहीं। यानी कि जो भी शिक्षक का या जो भी शिक्षिका है, तो जिस विषय को वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय को उन्होंने चयन किया है, उस विषय में उन्होंने कला का यूज किया है कि नहीं किया। क्योंकि आपका टॉपिक ही था आर्ट एक्सपीरियंस, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आपको क्या करना है, एजुकेशन में यूज करना है, शिक्षा में यूज करना है। तो इसका चैलेंजेस ये हो सकता है, हमें ये देखना होगा कि जो भी टीचर हैं, जो भी शिक्षक या शिक्षिका हैं, वो जो जिस विषय को पढ़ाने जा रही हैं, जिस विषय को उन्होंने चयन किया है, उस विषय में वो कला शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका हमको ध्यान रखना है। इस पर हम विशेष ध्यान रखनी है, विशेष इस पर बातें करनी है। और तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कला अनुभव की प्रक्रिया। कला समेकित शिक्षा जो है संबंधित सीखने की योजना में कला संबंधी अनुभवों का समावेश 2 या अधिक चरणों में किया जा सकता है। जब हम कला अनुभव की बात करते हैं, कला अनुभव की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इसको भी जो है 2 चरणों में समझाया गया है। चलिए हम आगे देखते हैं कि वो 2 चरण कौन कौन से हैं। आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रथम चरण, यानी कि ये जो है आपका तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पर इसका 2 चरण है। 2 चरण में आप लिखे प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में आपको लिखना है कि इस चरण में संबंधित अवधारणा हेतु तथ्यों को महज प्रस्तुत एवं शिक्षार्थियों के प्रतिभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चे अपने अनुभव को भी इससे जोड़ सके, इसका पर्याप्त अवसर उनको मिल सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में क्या किया जाता है, शिक्षार्थियों के प्रति यानी कि छात्रों के प्रति प्रतिभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है, और बच्चे इससे अनुभव ले सके, इस अनुभव से वो सीख सके, इसका भी हम विशेष ध्यान रखते हैं।
योजना में यदि बच्चों की सहभागिता को सराहने, उनको प्रबलित करने के अवसरों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। प्रथम चरण में हम इस चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, यानी कि यदि क्लासरूम में यदि आपके छात्रों के द्वारा, आपके विद्यार्थियों के द्वारा कोई चीज़ें बताई जाती है, मान लें कि यदि आपने कोई प्रश्न पूछा और विद्यार्थी ने उस प्रश्न का सटीक आंसर दिया, सही उत्तर दिया, तो आप उसे क्या करेंगे, शाबाशी भी देंगे, उसे बधाई भी देंगे। और उससे क्या करेंगे, जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो उनके अंदर एक मोटिवेशनल का भाव आएगा, एक प्रेरणा का भाव जागृत होगा और वो सब चीज़ें आसानी से बेहतर से प्रदर्शित कर पाएंगे। अब आप लिखेंगे द्वितीय चरण में, यानी कि तीसरे पॉइंट पे ही आपका द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में आपको लिखना है कि इस चरण में कला समेकित शिक्षा की योजना में तथ्यों की प्रस्तुति शिक्षक के द्वारा करते हुए शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत साथियों के साथ छोटे और बड़े समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट में हम ग्रुप वर्क को ले सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना करके, एक समूह बना करके, समूह में हम शिक्षार्थियों को कार्य करने की प्रेरणा दे सकते हैं। और अगला आपका है चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कला अनुभव को दूसरे विषय से जोड़ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका आर्ट एक्सपीरियंस है उसको हम क्या करेंगे, प्रत्येक विषय के साथ जोड़ेंगे। यानी कला जो एक्सपीरियंस है, आर्ट अनुभव है, आर्ट एक्सपीरियंस या कला अनुभव को जो है हम दूसरे विषय से जोड़ कर भी देख सकते हैं। कि कला समेकित शिक्षा जो है विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। किसी खास विषय की अवधारणा, दक्षता, प्रकरण या इत्यादि हेतु चयनित कला पक्ष हमारे विषय की अवधारणाओं, दक्षताओं के विकास में भी मदद करते हैं। हमने यहाँ देखा चौथे पॉइंट में, जब हम कला को बाकी अदर विषय के साथ जोड़ते हैं, बाकी जितने भी आपके अदर विषय हैं उनके साथ यदि हम इसको जोड़ देंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, उस विषय में भी रोचकता आ जाएगी, उस विषय को में भी एक आप बोल सकते हैं कि रोचकता का भाव आ जाएगा, इंटरेस्टिंग वो विषय बन जाएगा। भले वो विषय कितना भी बोरिंग, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, यदि जैसे उसमें हम कला ऐड करते हैं, आर्ट को ऐड करते हैं, उसमें भी हमें रोचकता आ जाती है और विषय भी खास बन जाता है। और उससे संबंधित जो भी अवधारणा है, जो भी दक्षता है, जो भी प्रकरण है यानी केस है, वो सभी कला पक्ष जो है विषय की अवधारणाओं के विकास में जो है हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे लर्निंग प्लान एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की पॉइंट्स एंड चैलेंजेस के बारे में। हमने कुछ की पॉइंट्स के बारे में जाना, कुछ चैलेंजेस जाना, क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या बेहतर, आप कितना बेहतर क्लासरूम में कर सकते हैं। आप बस यूँ समझ लीजिए कि आपके जितने भी विषय हैं, यदि उन विषयों में आप कला को समाहित कर लेते हैं, आर्ट को समाहित कर लेते हैं, तो सब विषय को पढ़ाना बेहतर, आसान, बहुत ही आसान हो जाता है और बेहतर तरीके से सभी बच्चे उसे सीख लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करना और प्रदान करना दोनों प्रक्रिया जो है आसान हो जाती है। यानी कि सीखना और सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी हमारी आसान हो जाती है, बस कला को ऐड करने से, कला को अपने विषय के साथ जोड़ कर देखने से। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके डीएलएड यूनिट 4 का, चूँकि ये दूसरा वीडियो था, हम अगले वीडियो में आपके बाकी सभी सेक्शन को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।